हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपसे बच्चों का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और फिर छात्रों, आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर सिंधु सभ्यता, जो कि आपकी अभी भी बोर्ड द्वारा नए इतिहास की बुक लागू की गई है, आपकी चेंज करके लगा दी गई है। उसके पाठ के हमने काफी सारे प्रश्न कर लिए हैं। 4 वीडियोज पहले हमने कर ली, जिनमें हमने मेन टॉपिकों को लिया है। आपने अच्छे से पाठ को पढ़ना है। उसके बाद हमें इसमें से जो खास मुख्य ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं आज की वीडियो में। आपको पता है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो काफी 20-22 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आज बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो चलते हैं आज के सरस्वती सिंधु सभ्यता नामक पाठ में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना रहती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और छात्रों, जैसे कि आपने पाठ पढ़ा है और जो पिछले क्वेश्चन किए हैं, उनके आधार पर आप इन प्रश्नों के काफी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? जो भारत की प्रथम नागरीय सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? यह हुआ था सरस्वती सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए इसको सिंधु नगर से सरस्वती सिंधु नागरीय सभ्यता का नाम भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसको हमें पुराने समय में से ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा सा कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता को उदय हुआ है, वो सरस्वती और सिंधु नदियों के किनारों के साथ साथ हुआ है। उस क्षेत्र में हुआ है जो उपजाऊ क्षेत्र था। इसको हम सिंधु और सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है हड़प्पा नामक स्थल, क्योंकि इस सभ्यता के दौरान हमें 2 स्थल मिले हैं, जिसको एक हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, दूसरा मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। तो जो हड़प्पा नामक स्थल हमें मिला है, उसका खनन किसने, कब और कहाँ किया? देखिए 3 प्रश्न बनते हैं इसमें। आपके वस्तुनिष्ठ एक भी पूछा जा सकता है और इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। यदि उसने पूछा है कि हड़प्पा नामक प्रश्न का उत्खनन कब किया, तो आप तो बताएंगे 1921, क्योंकि दो स्थल बताए मैंने, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो। इनमें से जो हड़प्पा है वो 1921 में उसके बारे में उत्खनन का कार्य किया गया था, और मोहनजोदड़ो उसका 1922 में किया गया था। बात यह प्रश्न है हड़प्पा नामक स्थल की। तो हड़प्पा का पूरा स्थल है वो किसने किया, ये आप लोगों ने बताना है। तो जो हड़प्पा स्थल का उदय, हड़प्पा का 1921 दयाराम साहनी थे, और उन्होंने किया था पंजाब प्रांत में। हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किया था पंजाब प्रांत में, दयाराम साहनी। इस प्रश्न को हटा लेते एक बार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो इसका कब था, कब का मतलब 1921, और दूसरा किसने, दयाराम साहनी। और तीसरा प्रश्न है कहाँ किया, पंजाब में। पंजाब में जो हड़प्पा नामक जगह है उस जगह पर किया। ठीक है, तो तीनों प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में मिल गए हैं कि हड़प्पा नामक स्थल का खनन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल का खनन किया। खनन का मतलब आपको पता है कि खनना, उसकी खुदाई करवाना। जो उत्खनन है वो जो दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था 1921 में पंजाब में। तो याद रहेगा सभी स्टूडेंट को मेरे ख्याल में। इसी पर इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, ये प्रश्न हमारे क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और जो अगला प्रश्न है वो आपका इसी से मिलता जुलता अब है मोहनजोदड़ो नामक स्थल का खनन कब और किसने किया था। कब का प्रश्न यदि इसकी बात आती तो ये 1 साल बाद उसके 1922, यानी आज उसको पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। और किसने किया था, दूसरा किसने किया, राखल दास बनर्जी। राखेल दास बनर्जी राखल दास
बनर्जी ने किया था। और कहाँ किया था? सिंध प्रांत में किया, सिंध, इसीलिए इसको सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं। तो तीनों चीज मिल गई आपको। इसको आर डी दास के नाम, आर डी बनर्जी के नाम से भी हम जानते हैं। ज्यादातर इनको संक्षेप में आर डी बनर्जी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन पूरा नाम इनका रखलदास बनर्जी है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो कहाँ किया था? सिंध प्रांत में किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो नामक जो सभ्यता है, इसका पूरा मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है, इसका जो उत्खनन है या इसकी खुदाई है वो रखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में किया है, सिंध प्रांत में किया गया था। तो मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। सिंध प्रांत के बारे में बता दिया मैंने, उसके बारे में बता दिया। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की हमें जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न आपका सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? पहले इस प्रश्न की हमें कोई हमारा पूरा हो लिया है ताकि लिखने के लिए हमें जगह मिल जाए। इस प्रश्न को हम अपनी लिस्ट से हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर कि जो सिंधु सभ्यता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता है, उसका क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है वो 2,15,000 लाख 2015 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो, चलो पहले हम इसको हटा देते हैं, इस प्रश्न को हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है हम सरस्वती सिंधु सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? सरस्वती सिंधु सभ्यता का दूसरा यानी कोई दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं? हम इसे जानते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से हम इसको जानते आए हैं। पहले सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको सरस्वती सिंधु कह दिया ना, सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं, सिंधु सभ्यता भी कह देते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इन दोनों से किसी के नाम से हम जानते हैं, तो ये एक ही है। तो इस प्रश्न 5वें प्रश्न का भी आपका खत्म काम। और उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 6, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्योंकि मृतकों का टीला जो आदमी जीवित आदमी नहीं मिले, जो पूरे के पूरे ढेर मिले हैं, इसलिए उन्होंने मृतकों का टीला, इसलिए इसको मोहनजोदड़ो का नाम दे दिया गया, मृतकों का टीला कहा गया। अगला आपका प्रश्न है सरस्वती सिंधु सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? बिल्कुल आसान सी बात, ये हमने पहले भी आपको प्रश्न कराते हुए बताया था, ये तो मेरे ख्याल में हर बच्चा उत्तर दे देगा। क्योंकि सिंधु सभ्यता, सरस्वती और सिंधु सभ्यता के जो उपजाऊ मैदान थे, इसके किनारे के साथ साथ वहां पर इन्होंने अपनी बस्ती बनाई हुई थी, इसीलिए इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी सिंधु सरस्वती के किनारे, सिंधु व सरस्वती नदी के किनारे बसे होने के कारण, ठीक है, उसके किनारे के आसपास बसे हुए थे, इसलिए इनको कहा जाता है। सरस्वती सिंधु सभ्यता पूरा स्थल बड़ी संख्या में सरस्वती सिंधु नदी के किनारे पाए जाने के कारण इन्हें सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने खुदाई की, हमारे साहनी ने खुदाई की, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जितनी भी ये सभ्यताएं हैं वे या तो सिंधु नदी के किनारे पर है या सरस्वती के नदी के किनारे पर है, इसलिए उन्होंने इसका नाम सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया। और इसी साथ हमारे देश से प्रश्न नंबर 7 भी गया।
अब हम आते हैं सम्राट पर। काल चक्र की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में उजागर इसको बांटा जा सकता है। 3 चरणों कह सकते हैं आप। 3 काल दृष्टि की सिंधु सभ्यता को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। 3 चरणों में। तो बस इतना ही काफी पूछा आपने, आपसे ज्यादा नहीं पूछा गया और इसको यहाँ से हटा देंगे क्वेश्चन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्व तथा पश्चिम में टीले पर क्यों होते थे? जो सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई की है तो उससे हमें मिला है कि जो इनके नगर थे, नगरों पर 2 टीले वो नगर बसा हुआ था, एक पूर्व में एक पश्चिम में। तो पूर्व टीले पर क्या होता था, पश्चिम टीले पर क्या होता था, ये इस प्रश्न के अंतर्गत हमें बताना। जो पूर्व के टीले उस पर आवासीय क्षेत्र होता था। पूर्व टीले पर आवास क्षेत्र, बिल्कुल आप पहले पढ़ चुके हैं, हमने पहले प्रश्न के दौरान 2-3 बार बताया है। और जो पश्चिम है, पश्चिम टीले पर दुर्ग, सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग होता था। तो ये देखना आपने, जो रहने सहने का ठिकाना था इन लोगों का वो पूर्व वाले टीले पर होता था, और जितना प्रशासनिक काम होता था या शासकीय काम होता था वो दुर्ग में होता था, जहाँ की जिसकी बड़ी बहुत ज्यादा सुरक्षा की होती थी। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 9 भी लिस्ट से आउट। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़कों और गलियों का औसतन कितना था? ये बताना है कि आपने औसतन कितना था। जो मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कें थी वे 9-15 मीटर थी। सड़कें 9.15, सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी। दूसरा प्रश्न इसमें गलियां 3 मीटर चौड़ी। खुदाई के दौरान हमें मिला है कि जो मोहनजोदड़ो है उसमें सड़कें हैं वो औसतन लगभग 9.15 मीटर चौड़ी होती थी, और गलियां थी उनकी औसतन 3.0 मीटर चौड़ी होती थी। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 10 भी गया, और प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सरस्वती सिंधु सभ्यता में किस कला का उल्लेख मिलता है? यानी ये लोग किस कला में कुशल थे? ये लोग पत्थर, धातु, मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख ज्यादातर मिलता है सरस्वती सिंधु सभ्यता में। सभ्यता की खुदाई से पत्थर, धातु, मूर्ति, पत्थर, धातु, मिट्टी, मिट्टी की मूर्तियों में निपुणता के सबूत मिलते हैं कि ये लोग मिट्टी के, पत्थर के, धातु के बर्तन और अनेक प्रकार की वस्तुएं बना सकते थे, बनाते थे। इस कला में बड़े निपुण थे, ऐसा बताया जाता है। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर ये खत्म, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति का खास विशेषता क्या थी? तो छात्रों आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। वो मूर्ति 19 सेंटीमीटर लंबी थी। कितनी थी? 19 सेंटीमीटर लंबी। मूर्ति की लंबाई कितनी थी? 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर ये ऊंची मूर्ति थी। खंडित थी, यानी टूटी फूटी थी, खंडित दिशा में मिली। ये विशेषता थी, ये खंडित दिशा में मिली। इसके साथ ये शाल ओढ़े थी, शाल ओढ़े हुए
तो इस प्रकार की 3 विशेषताएं इस मूर्ति में थी। जो क्योंकि हमसे पूछा गया कि मूर्ति में क्या थी, तो आप कोई भी 1 या 2 या 3 विशेषताएं इसके बारे में जैसा पूछा जाता है वैसा आप बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न हमारे लिए से गायब, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 13 आपका मोहरे किस आकार की थी? जो हड़प्पा और इन संस्कृति में हमें मिली हैं उन मोहरों का आकार क्या है? मकान जो इनकी मोहरे दिए हुए मोहरे या तो चौकोर थी, चौकोर या आयतकार थी। 2 प्रकार की मोहरों का उल्लेख मिलता है, तो आयतकार मोहरों का मिलता है या फिर चौकोर मोहरों का मिलता है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न अंकित क्या था? पशु पक्षी देवताओं की और लिपि अंकित थी, और उसके साथ साथ उस पे जो हम एक शुभ का निशान बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्वास्तिक, स्वास्तिक का निशान भी था। इस पर पशु पक्षियों, देवी देवताओं, लिपि व स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह मिलते हैं। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? ये स्वस्तिक चिन्ह मिलते हैं। जो खुदाई में हमें मोहरें मिली हैं, आयतकार मिली हैं या चौकोर मिली है, उन पर या तो कोई पशु पक्षी है, कोई देवी देवता है, या कोई कुछ लिपि में लिखा हुआ है, या फिर उन मोहरों पर स्वास्तिक का निशान भी मिला है, जो आजकल हम इलेक्शन में भी यूज करते हैं स्वास्तिक के निशान को। तो इसी के साथ हमारे ये प्रश्न खत्म होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कालीबंगा का क्या अर्थ है? ये कालीबंगा एक क्षेत्र का नाम है और यहाँ बड़ा मशहूर है इस सिंधु घाटी की सभ्यता में। लेकिन इस कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली का मतलब होता है काला, और बंगा का अर्थ होता है पंजाब में चूड़ी। कालीबंगा वैसे एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है कालीबंगा, सॉरी। तो इसमें 2 शब्द है, काली से काला और बंगा से चूड़ियां, काली चूड़ियां। इसका ये अर्थ है, इसलिए इसको कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि इस क्षेत्र से काफी मात्रा में हमें काली चूड़ियां मिली हो और इसी नाम से इस क्षेत्र का नाम भी कालीबंगा रख दिया हो। अगला प्रश्न है आपका, इसी के साथ अगला प्रश्न है ये जो सरस्वती सिंधु घाटी है, इस सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे या लोहे से परिचित नहीं थे? लोहा धातु इनको नहीं पता था, तांबा कांसा आदि धातुओं का ज्ञान था, इस धातु से नहीं थे। अगला प्रश्न आपका 16वां प्रश्न है, वो है समूह के सिर किस दिशा में होते थे? दक्षिण में भी होते थे और उत्तर में भी होते थे। दक्षिण व उत्तर दिशा, 2 दिशाओं में अपना जब सौ होते थे मिले हैं, वे उत्तर में मिला है उनका, पूर्व पश्चिम में नहीं मिला, बल्कि उत्तर या दक्षिण में ही उनके सिरों के सिर मिले हैं, बाकी में नहीं मिले। तो ये क्वेश्चन के अंदर भी आपने याद कर लिया था, दोबारा से दोहरा लिया। बाढ़ के प्रमाण कहाँ से मिलते? बाढ़ के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो बाढ़ के प्रमाण जो भाई बाढ़ के एक हमने एक सभ्यता का एक कारण बाढ़ भी मानते हैं कि बाढ़ के कारण वहाँ के लोगों की सभ्यता, ये जो सभ्यता की सभ्यता समाप्त हुई है, तो ये कहाँ से मिले हैं? हमें मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, भगवतराव, इन क्षेत्रों से हमें मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के अलावा एक और भी क्षेत्र है, मतलब लोथल और चंदूदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, इन क्षेत्रों की खुदाई जब की गई तो इन क्षेत्रों से हमें
जो खुदाई के दौरान बाढ़ के प्रमाण मिले कि शायद ये क्षेत्र बाढ़ के कारण खत्म हो गए हैं। एक भगतराव स्थान पे भी मिले हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न हुआ, सिंधु इस सभ्यता के पुरावशेषों को देखने से क्या पता चलता है? इस सभ्यता के पूरा जो पुरातत्व है उनको देखने से हमें क्या पता चलता है? इस प्रश्न का आपने उत्तर देना है कि इनको देखने से ये पता चलता है कि यहाँ के जो पुरुष थे वे शायद पशुपति शिव और शिवलिंग की उपासना करते थे। जो हमें उसमें इतिहास प्रोसेस मिले तो उसमें से ये लगता है कि ये किसकी करते थे? शिवलिंग की पूजा करते थे। पशुपति भी करते थे। इसके साथ ये प्रश्न आपका खत्म। और अगला प्रश्न हमने सुना है, इस सभ्यता के पतन के क्या कारण हैं? इस सभ्यता के पतन के बहुत से कारण हैं जो हमने आपको प्रश्नों के दौरान बताए थे। एक बाढ़ का कारण भी बताया था जो अभी भी बताया है। दूसरा सरस्वती नदी थी वो सूख गई, उसके कारण भी इस सभ्यता का पतन माना जाता है। क्योंकि जो सरस्वती नदी थी उसके किनारे लोग थे, उस नदी के सूख जाने के कारण उन लोगों का जीवन दुर्भर हो गया और लोग धीरे धीरे से इस सभ्यता या सभ्यता धरती से खत्म हो गई, सरस्वती नदी के सूख जाने का। बाढ़ भी इसका कारण था। और इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर किसकी आकृति है? ये प्रश्न आपका लास्ट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष की आकृति है जो पद्मासन में बैठी है। पद्मासन में पुरुष की आकृति है जो हमें मिली है, खनन से मिली है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोर पर, जब मोर जो हमें खनन से मिली है उसके ऊपर पद्मासन पे एक पुरुष बैठा है, उसकी ये आकृति मिली है। तो आज के इस क्लास में इतना ही काफी। तो प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है आपको आज काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसमें कमेंट देना ना भूलें और शेयर करें। और इसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।